बांग्लादेश में काफी लंबे समय से वायलेंट प्रोटेस्ट जारी हैं। ऐसे सिचुएशन में न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और उन्हें प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर जाना पड़ा है। अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो ये सेफ प्लेस इंडिया है। ये भी इंफॉर्मेशन मीडिया में है कि रिजाइन करने से पहले वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस की तरफ बढ़ रहे क्राउड के चलते शी हैड टू लीव इन अ हरी। देखिए, बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट काफी समय से चल रहे हैं। जॉब्स में कोटा सिस्टम इन प्रोटेस्ट की वजह है। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स में 30% रिजर्वेशन उन लोगों के क्लोज्ड रिलेटिव्स के लिए हैं जिन्होंने 1971 के इंडिपेंडेंस वॉर में हिस्सा लिया था। रिजर्वेशन दूसरे बेसिस पर भी हैं, बट सबसे ज्यादा ऑपोजिशन इसी कैटेगरी को लेकर है। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि ये शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के प्रति जो लॉयल इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के फेवर में है। इस पार्टी ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को लीड किया था। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप इस प्रोटेस्ट के फ्रंट पर है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को कई तरह से रोकने की कोशिश की, जिसमें इंटरनेट शटडाउन और गवर्नमेंट द्वारा लिए गए वायलेंट मेजर्स भी शामिल हैं। इन सब के चलते ये मैटर सिर्फ रिजर्वेशन कोटा रिफॉर्म तक नहीं रुका, बट प्रोटेस्टर्स ने लॉन्ग मार्च टू ढाका के नाम से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड शेख हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड इंटेंसिफाई होने लगी। देखिए, 1971 में उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन को लेकर एक मूवमेंट था। इसके बाद हुए इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी मिली, बट उन्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए ब्रूटल वायलेंस का इस्तेमाल किया गया। इन सर्कमस्टांसेस के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी अटैक किया। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। ही मेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उन्होंने आर्मी कैंटोनमेंट ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग के दौरान इंडिया के लोगों को थैंक्स कहा फॉर हेल्पिंग बांग्लादेश इन इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। इस तरह बांग्लादेश फॉर्मली वर्ल्ड मैप पर एक नई कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ। बांग्लादेश अपने बॉर्डर्स इंडिया एंड म्यांमार के साथ शेयर करता है। इसका सदर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल को टच करता है। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की ही डॉटर हैं और आवामी लीग पार्टी के साथ बांग्लादेश में पावर में है। उनके रेजिग्नेशन के बाद साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में कई इक्वेशंस चेंज हो सकती हैं। एक्चुअली बांग्लादेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसकी चीफ हैं खालिदा जिया। शी इज बिलीव्ड टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना। वक्फ बोर्ड एक बार फिर से न्यूज में है। इसे लेकर एक बार फिर रकस क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ एक्ट को अमेंड करने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर एक बिल पार्लियामेंट के करंट सेशन में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल में वक्फ एक्ट में अराउंड 40 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जा सकता है, जिसे कैबिनेट मीटिंग में ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। पार्लियामेंट से अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड को मिली इमेंस पावर को कर्ब किया जाएगा। फिर वक्फ बोर्ड बिना वेरिफिकेशन के किसी भी प्रॉपर्टी पर राइट क्लेम नहीं कर पाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गॉड के नाम पर किसी ऑब्जेक्ट को ऑफर करना या फिर चैरिटी के लिए दिया जाने वाला पैसा। दोनों मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज इसके परव्यू में आती हैं। एनी मुस्लिम पर्सन कैन डोनेट मनी, लैंड, हाउस और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग टू वक्फ। वक्फ बॉडीज लोकल से लेकर नेशनल लेवल तक होती हैं जो इन प्रॉपर्टीज को मेंटेन एंड मैनेज करती हैं। इस बॉडी को लीगल स्टेटस देने के लिए 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया था। इसका पर्पस वक्फ से रिलेटेड वर्क को सिंप्लीफाई करना था और इसके लिए नेसेसरी प्रोविजंस बनाने थे। इस एक्ट में वक्फ प्रॉपर्टी पर क्लेम से लेकर इसके मेंटेनेंस तक सबके प्रोविजंस हैं। एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के तहत 1964 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द सेंट्रल वक्फ काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। इस काउंसिल का काम वक्फ बोर्ड्स की फंक्शनिंग के मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। फर्दर 1995 में वक्फ एक्ट को एबॉलिश किया गया और इसे एक नए तरीके से पास किया गया। इसके तहत हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में वक्फ बोर्ड फॉर्म करने की परमिशन दी गई। देन 2013 में इसे फिर से अमेंड किया गया। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज विच आर अंडर द परव्यू ऑफ वक्फ बोर्ड, देन लैंड के मामले में वक्फ बोर्ड रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद थर्ड पोजीशन पर आता है।
एक डेटा के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड है। इन जमीनों पर मोस्टली मॉस्क्स, मदरसाज एंड ग्रेवयार्ड्स हैं। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज थीं। इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर करंटली जो डिस्प्यूट है वो नया नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वक्फ प्रॉपर्टी पर पोजेशन को लेकर डिस्प्यूट इतना बढ़ गया था कि लंदन की प्रिवी काउंसिल तक ये मामला चला गया था। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई एंड वक्फ को इलीगल डिक्लेयर किया गया। हाउएवर उस समय के ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी जिन चेंजेस की बात हो रही है वो जस्टिस सच्चर कमीशन एंड के रहमान खान की अध्यक्षता वाली ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड हैं। एज पर द करंट लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी सो दैट प्रॉपर्टी को इवेल्युएट किया जा सके एंड रेवेन्यू को भी चेक किया जा सके। न्यू बिल में प्रोविजंस भी होंगे कि सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ऑल्सो बोर्ड का स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाएगा एंड उसमें विमेन का शेयर डिसाइड किया जाएगा। देयर विल बी 2 विमेन इन एवरी स्टेट बोर्ड एंड 2 इन सेंट्रल काउंसिल। अभी तक विमेन वक्फ बोर्ड एंड काउंसिल में मेंबर्स नहीं थी। इसके अलावा जिन प्लेसेस पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, विच वॉज नॉट देयर टिल नाउ। वक्फ बोर्ड के डिसीजंस के अगेंस्ट अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह प्रोविजन भी अभी तक नहीं था। एलॉन मस्क दुनिया भर में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस हैं। स्पेस से लेकर हेल्थ सेक्टर तक उनके इनोवेशंस फेमस हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने माइंड में सिर्फ सोचने भर से स्मार्ट कार को ड्राइव कर पा रहे हैं। आप बिना अपने हैंड्स को यूज किए वीडियो गेम्स खेल पा रहे हैं जस्ट बाय थिंकिंग विथ योर माइंड। एलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट इन इमेजिनरी थिंग्स को रियलिटी बनाने के लिए काम कर रहा है। जनवरी 2023 में न्यूज आई थी कि एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पेशेंट के ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की थी। पेशेंट का नाम नोलैंड अरबाग था। नोलैंड अरबाग एक स्पाइनल कोड इंजरी को सफर कर रहे हैं। नेक के नीचे का पूरा पार्ट पैरालाइज्ड है। यह न्यूरालिंक का फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। नोलैंड अरबाग अपने ब्रेन के थ्रू मशीन्स से काम करवा रहे हैं। वो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। केयर गिवर्स पर उनकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो गई है। अब न्यूज आई है कि न्यूरालिंक ने सेकंड ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है। ये इम्प्लांट भी एक पैरालाइज्ड पेशेंट पर ही हुआ है। इसके जरिए अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस सिर्फ अपने माइंड में सोचने भर से मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स जैसे डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकता है। चिप की हेल्प से कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स तक न्यूरल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। एक क्वाइन साइज्ड चिप को रोबोटिक सर्जन के द्वारा ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। इस चिप में रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसे वायरलेसली चार्ज किया जाता है। एलॉन मस्क के अकॉर्डिंग 2024 में उनकी कंपनी 8 और इम्प्लांट्स करेगी। यू शुड नो कि 2016 में मस्क ने कुछ साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स के साथ मिलकर न्यूरालिंक को फाउंड किया था। इसका पर्पस कंप्यूटर एंड ब्रेन के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है। इस हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट का पर्पस ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सुपरचार्ज करना है, साथ ही पार्किंसंस डिजीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को ट्रीट करना है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डिसेबल्ड पीपल जो वॉक नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, उन लोगों को कुछ एक्सटेंट तक एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कराना इसका एम है। हाउएवर एलॉन मस्क की कंपनी क्रिटिसिज्म भी फेस कर रही है। एक्चुअली कंपनी ने लैब में एनिमल्स पर चिप इम्प्लांट करने के टेस्ट्स कंडक्ट किए थे, जिसके लिए कंपनी को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया। एलिगेशन ये है कि कंपनी ने टेस्ट के दौरान 1500 एनिमल्स को किल किया, जिसमें रैट्स, मंकीज, पिग्स एटसेट्रा शामिल हैं। इसके चलते कंपनी को यूएसए में इन्वेस्टिगेशन भी फेस करनी पड़ी। लेकिन कंपनी ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है। बट यू शुड नो कि सिर्फ एलॉन मस्क की ही कंपनी ब्रेन मशीन या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नेटवर्क की फील्ड में आगे नहीं बढ़ रही है। ब्लैकरॉक एंड पैराड्रोमिक्स जैसी कंपनीज भी हैं जो इसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं। इंडिया एंड यूएसए ने स्पेस ज्वाइंट मिशन की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके तहत इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए सेलेक्ट किए गए 2 एस्ट्रोनॉट्स यूएसए जाएंगे। यूएसए में ट्रेनिंग के बाद इन्हें आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए शुभांशु शुक्ला को इंडिया से सेलेक्ट किया गया है, वहीं प्रशांत नायर को उनके बैकअप के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत नायर को इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए भी सेलेक्ट किया गया है। ये दोनों गगन यात्री हैं। ये जब यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स के साथ आईएसएस जाएंगे तो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे
और ये एक्सपीरियंस गगनयान मिशन के लिए भी यूजफुल होगा। इंडिया एंड यूएसए ने इसकी अनाउंसमेंट जून 2023 में ही कर दी थी। दिस मिशन फॉर आईएसएस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सियोम स्पेस। ये एक यूएसए बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इस मिशन को X4 नाम दिया गया है। इस मिशन में इंडिया के 2 गगनयात्री के अलावा 2 और एस्ट्रोनॉट्स को इंक्लूड किया गया है। स्पेसएक्स इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेगा। यू शुड नो कि गगनयान मिशन इसरो का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके तहत इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू सेंड अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू स्पेस। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया स्पेस में ह्यूमंस को भेजने वाली 4th कंट्री बन जाएगा। इसके लिए इसरो की तरफ से कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग चल रही है। 4 गगनयात्री को सेलेक्ट करना इस मिशन की प्रिपरेशन का ही पार्ट है। देखिए, ह्यूमंस को स्पेस में भेजना कोई इजी टास्क नहीं है। वहां के अकॉर्डिंग ऐसे इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करना जिससे ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबली रह सके, इसके लिए हर इक्विपमेंट की ऑलमोस्ट एवरी डे लंबे समय तक टेस्टिंग की जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज ऑटार्की। ऑटार्की एक ग्रीक टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग है सेल्फ सफिशिएंट। इसका हिंदी वर्ड आत्मनिर्भर है। ऑटार्की वर्ड एक ऐसे नेशन के लिए इस्तेमाल होता है जो सेल्फ सफिशिएंट हो। ये नेशंस अपनी नीड्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर कोई नेशन कंप्लीट ऑटार्किक नेशन होगा तो वहां क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। ऐसी इकोनॉमी में आउटसाइड कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं होती। इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज हार्डली एनी कंट्री जो कंप्लीटली ऑटार्की को फॉलो करती हो। प्रेजेंटली ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ग्लोबलाइजेशन इस तरह काम करता है कि अगर किसी कंट्री पर सैंक्शंस इंपोज किए जाएं तो भी पूरी तरह ऑटार्की को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जो एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट है इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑटार्की। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉज के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप को लॉन्च किया। ई साक्ष्य के तहत क्राइम सीन की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड टेस्टिमोनीज को ई साक्ष्य सर्वर पर सेव किया जाएगा जो इमीडिएटली कोर्ट में भी अवेलेबल होगी। ई समन के तहत कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक एंड जिसे समन सेंड करना है उस पर्सन या इंस्टीट्यूशन तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन भेजा जा सकेगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन एंड प्रिजन को एक साथ इंटरलिंक किया जाएगा सो दैट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को एक जगह मिल जाए। वहीं न्याय श्रुति की हेल्प से कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विटनेसेस की हियरिंग कर पाएगा। इससे टाइम एंड मनी दोनों सेव होंगे और केस को भी जल्दी सेटल किया जा सकेगा। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम इज इन द न्यूज बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड नहीं करना चाहती। इस स्कीम को बजट 2023 में अनाउंस किया गया था। ये स्कीम 2 इयर्स के टाइम पीरियड यानी मार्च 2025 तक अवेलेबल रहेगी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सभी एज ग्रुप्स की विमेन एंड गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड एक रिस्क फ्री स्कीम है। इस स्कीम में विमेन या गर्ल्स के नाम पर 2 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करने की फैसिलिटी दी गई है। इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपीज एंड मैक्सिमम 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करने का ऑप्शन है। इस स्कीम के तहत 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड अकाउंट ओपन करने के डेट से लेकर 2 इयर्स तक का है। एयरफोर्स ने 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स के प्रोडक्शन को अप्रूव कर दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एस्ट्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली दूसरी मिसाइल से ज्यादा सुपीरियर है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने डिजाइन और डेवलप किया है। इंडियन एयरफोर्स जल्द ही एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का भी ट्रायल करने वाली है। यह एस्ट्रा मार्क 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। गाजा रीजन में हेपेटाइटिस ए डिजीज रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी UNRWA ने गाजा रीजन में इसके आउटब्रेक की इंफॉर्मेशन दी है। 2023 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले यहां हेपेटाइटिस ए के 85 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। अब ये फिगर 40,000 क्रॉस कर गया है। इसके इन्फेक्ट होने वालों में छोटे बच्चे शामिल हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से स्प्रेड होता है विच जनरली कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ये डिजीज अनसेफ वाटर और फूड, पुअर पर्सनल हाइजीन, अननेचुरल एंड अनसेफ सेक्स से क्लोजली लिंक्ड है।
हेपेटाइटिस बी एंड सी के कॉन्ट्रेरी हेपेटाइटिस ए डज नॉट कॉज लीवर क्रॉनिक डिजीज। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इंडिया के साथ कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए देश के वाटरवेज एंड रेलवेज को डेवलप करने की बात कही है। उन्होंने इंडियन बॉर्डर के पास हनुमान नगर से त्रिवेणी एंड देवघाट तक स्टीमर सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए एक प्लान प्रिपेयर करने के डायरेक्शंस दिए हैं। हालांकि 1970 में नेपाल में स्टीमर सर्विसेज को अलाउ करने वाला लॉ एग्जिस्टेंस में आया, बट अभी तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। वाटरवेज के अलावा प्राइम मिनिस्टर ओली ने इंडिया के साथ नेपाल की रेल सर्विसेज को एक्सपेंड करने की नीड पर स्ट्रेस दिया। उन्होंने एग्जिस्टिंग जनकपुर एंड कुर्था रेलवे लाइंस में 2 नई रेलवे लाइंस ऐड करने का प्रपोजल भी दिया। Now it's time to see questions based on the bulletin. The first question is, consider the following statements. Autarky is often understood as economic self-reliance. Autarky is currently a popular concept among countries. Choose the correct statement. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements regarding Mahila Samman Savings Certificate Scheme. It is a risk-free scheme dedicated to women in the age group of 18 to 45. The scheme offers the option to deposit a minimum of rupees 10,000 and maximum of rupees 2 lakh. Choose the correct statements. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently prisoners were exchanged between Russia and Western countries. This exchange was done with the mediation of which country? Turkey, Israel, Germany or India? And the correct answer is option A, Turkey. Second question was, consider the following statements. The Maasai tribe belongs to the African continent. Arghat was a machine used for irrigating land prevalent in the medieval period. Choose the correct statement. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. And the correct answer is option C, both one and two. एक वर्ड है सर्च इंजन। अगर आपसे सर्च इंजन का एग्जाम्पल पूछा जाए देन इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर होगा गूगल। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में दूसरे सर्च इंजन्स नहीं हैं, बट जैसे ही हम सर्च इंजन का नाम सुनते हैं द नेम ऑफ गूगल कम्स टू आवर माइंड। हमारे फोन्स में गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि गूगल सर्च इंजन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट गूगल ने इसके लिए काफ़ी मनी स्पेंड की है। गूगल ने एज अ सर्च इंजन अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इलीगली काम किया है और ऐसा डिसीजन आया है रिसेंटली यूएसए की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। 277 पेजेस वाला ये डिसीजन कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने दिया है। देखिए, गूगल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। यूएसए बेस्ड अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में गूगल कई प्रोडक्ट्स में फंक्शन करता है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एटसेट्रा। लाइक एवरी कंपनी, गूगल ने भी अपने प्रोडक्ट्स को मोर एंड मोर पॉपुलर बनाने का काम किया, बट अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग गूगल ने इसके लिए कुछ इलीगल मेथड्स की भी हेल्प ली। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने 2021 में $26.3 बिलियन स्पेंड किए ताकि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने फ़ोन में गूगल के सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रखें। डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में कई सर्च इंजन्स रख सकते हैं, जैसे याहू, बिंग, डकडकगो एटसेट्रा। ऐसे में जो सर्च इंजन आपके बिना कुछ किए पहले से फ़ोन में प्रेजेंट हो उसे डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कहते हैं। कई बार तो आप अपने फ़ोन से इस सर्च इंजन को डिलीट भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कुछ इस तरह का है कि आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं। मार्केटिंग के नाम पर आपने अपनी कॉलोनी के सभी जनरल स्टोर्स को सिर्फ आपके बिस्किट्स रखने के लिए पैसे दे दिए। दिस मीन्स दैट नाउ दे विल कीप ओनली दोज बिस्किट्स विच आर मेड बाय योर कंपनी। अब अगर आपकी कॉलोनी के लोग किसी दूसरी कंपनी के बिस्किट्स बाय करना चाहते हैं देन दे विल नॉट बी एबल टू डू सो। इस तरह आपने अपनी कॉलोनी में अपनी कंपनी की मोनोपोली क्रिएट कर ली। इसे फेयर कंपटीशन नहीं कंसिडर किया जाता। फेयर कंपटीशन तब होता जब लोगों के पास आपकी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के बिस्किट्स भी परचेज करने का ऑप्शन होता, बट फिर भी लोग आपकी कंपनी के बिस्किट्स परचेज करते ड्यू टू इट्स क्वालिटी। अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि इट विल अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन। मैंने कल के डेली न्यूज़ रिपोर्ट के एपिसोड में इंडिया की नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के अनरेस्ट को डिस्कस किया था। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया और सेफ प्लेस के लिए इंडिया आ गई।
इस न्यूज में मैंने कल बांग्लादेश की प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया का भी जिक्र किया था। अब ये न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ खालिदा जिया हु इज इम्प्रिजन्ड इन बांग्लादेश, उन्हें रिलीज किया जाएगा। इट इज नोटवर्दी कि खालिदा जिया भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके साथ ही रीसेंट प्रोटेस्ट्स के दौरान अरेस्ट हुए सभी लोगों को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की भी बात की है। बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के लोग नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में पैदा हुए एक फेमस इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर हैं। ही फॉर्म्ड अ रूरल बैंक इन 1983। ये बैंक 2000 रुपीज तक के स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है। इस बैंक ने बांग्लादेश में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। उन्हें बैंकर टू द पुअर का निकनेम भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। लास्ट ईयर जनवरी में ही वॉज जेल्ड फॉर 6 months फॉर वायलेटिंग लेबर लॉज। हाउएवर वो अभी बेल पर हैं। उन्होंने इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मीटिंग को एड्रेस किया। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडियाज कॉन्स्टेंट वॉच ऑन दिस सिचुएशन इन बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश में प्रेजेंट इंडियंस के सपोर्ट को भी रिएटरेट किया। रिसेंटली स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 नाम की रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट को डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिपेयर किया है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, संबोधि रिसर्च एंड द ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इस रिपोर्ट में 21 स्टेट्स के 5169 अपॉर्चुनिटी यूथ का सर्वे किया गया। अपॉर्चुनिटी यूथ का मतलब है ऐसे यूथ से जो या तो एम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं। एंड दीज यूथ अकाउंट फॉर 70% ऑफ रूरल इंडिया। अंडर एम्प्लॉयड का यह मतलब होता है कि यूथ लो स्किल्ड एंड लो सैलरीड जॉब्स में हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 70 to 80% ऑफ यूथ जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जॉब्स चेंज करना चाहते हैं। वे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर ट्रेडिंग जैसा खुद का कुछ काम करने की एस्पिरेशन रखते हैं। वहीं 60 to 70% ऑफ रूरल यूथ, इसमें मेन एंड वीमेन दोनों इंक्लूडेड हैं, ये लोग जॉब्स के लिए अपने विलेज से बाहर नहीं जाना चाहते। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कफोर्स का एक लार्ज पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, बट नई जनरेशन इन दोनों ही सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहती। रिपोर्ट ये कहती है कि एग्रीकल्चर की तरफ यूथ का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसका रीजन एग्रीकल्चर की डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है। एग्रीकल्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिपोर्ट में कुछ मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाई क्वालिटी एंड एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प की जरूरत। वी ऑल अंडरस्टैंड कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल वर्क यानी कि कुछ काम ढूंढ रहा होता है, बट देन ऑल्सो ही और शी इज नॉट एबल टू गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट की करेक्ट सिचुएशन को असेस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश के अलावा अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया भी मैसिव प्रोटेस्ट फेस कर रही है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला तिनुबू ने प्रोटेस्टर्स से वायलेंट प्रोटेस्ट्स को खत्म करने की अपील की है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि वे बातचीत के लिए रेडी हैं। देखिए, बोला तिनुबू 2023 में 2023 में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे। पावर में आने के बाद उन्होंने काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है अबॉलिशन ऑफ फ्यूल सब्सिडी। ड्यू टू दिस नाइजीरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी इंक्रीज हो गई है एंड पीपल आर ऑन स्ट्रीट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू शुड नो कि नाइजीरिया अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यह एक्सपेक्टेड है कि इसकी पॉपुलेशन ईयर 2050 तक 400 मिलियन होगी। तब यह कंट्री वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। करेंटली नाइजीरिया रैंक 7th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नाइजीरिया अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। साउथ में ये बाइट ऑफ बेनिन एंड बाइट ऑफ बोनी से सराउंडेड है। ये दोनों ही गल्फ ऑफ गिनी का पार्ट है। नाइजीरिया अपने बॉर्डर्स चाड, कैमरून, नाइजर एंड बेनिन के साथ शेयर करता है। बेनुए एंड नाइजर नाइजीरिया की 2 मेजर रिवर्स हैं।
लेक चाड फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नाइजीरिया एंड चाड। नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा, वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स नाइजीरिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर है। यह कंट्री पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ग्रुप ओपेक का भी पार्ट है। Now it's time for term of the day. Today's term of the day is globalization. इसका सिंपल मीनिंग किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। बट ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जैसे सभी डायमेंशंस को इंपैक्ट करता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंडिया फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट होस्ट कर रहा है। इसे 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे बे ऑफ बंगाल रीजन में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस समिट को इनॉग्रेट किया। इस समिट के फर्स्ट एडिशन का एम बिम्स्टेक मेंबर्स कंट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को प्रमोट करना है। ये समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बिम्स्टेक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड शामिल है। इंडियन आर्मी के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने मुंडकई विलेज तक पहुंचने के लिए 190 फीट लॉन्ग बेली ब्रिज बिल्ड किया है। ये एरिया केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से अफेक्ट हुआ था। ये ब्रिज हेवी मशीनरी एंड एम्बुलेंसेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अराउंड 24 टन्स है। बेली ब्रिज एक तरह का मॉड्यूलर ब्रिज होता है जिसमें पहले से तैयार किए गए कंपोनेंट्स या फिर प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे मिनिमल कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ क्विकली असेंबल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बिल्ड किए गए बेली ब्रिज को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलेमन बेली ने डेवलप किया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश एम्पायर से बेली ब्रिजेस को इनहेरिट किया है। इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान के साथ वॉर में इसे इस्तेमाल किया था। इंडिया की फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 बिगिन हो चुकी है। ये यूएस लेड रेड फ्लैग एक्सरसाइज से इंस्पायर्ड है। इस एक्सरसाइज में अराउंड 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। 10 आउट ऑफ दीज 30 कंट्रीज अपने फाइटर जेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगी। इस एक्सरसाइज का एम इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी शोकेस करना और पार्टिसिपेटिंग आर्मीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। इसका फर्स्ट फेज कल से सदर्न इंडिया में स्टार्ट हो गया है एंड इसका सेकेंड फेज इंडिया के वेस्टर्न रीजन में लेट अगस्त टू मिड सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की तरफ से राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 एंड मिग 29 इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। हेवी रेन्स एंड फ्लड्स ने रिसेंटली इंडिया के कई पार्ट्स को हिट किया है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स को इन इंसिडेंट्स के लिए इंक्रीज होने की वजह माना जा रहा है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के लॉन्ग नैरो बैंड्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में वाटर वेपर को एक रीजन से दूसरे रीजन्स तक ले जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर्स वाइड हो सकती हैं एंड दे कैरी ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर विद देम। जब वे इस वाटर वेपर को हेवी रेन या स्नो के फॉर्म में रिलीज करती हैं, देन इट ऑफन लीड्स टू फ्लडिंग एंड अदर वेदर रिलेटेड इवेंट्स। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट 35 ईयर्स में हमारी कंट्री में आए मेजर फ्लड्स में से 70% के लिए एटमॉस्फेरिक रिवर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम मैवालिली ने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से ऑनर किया। ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उन्हें ये ऑनर फिजी की 2 डेज की विजिट के दौरान दिया गया। एक्चुअली इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के एम से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 नेशन टूर पर हैं। अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। ज्योग्राफिकली ये अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। फिजी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है एंड इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन। ये 320 से भी ज्यादा आइलैंड्स एंड 500 आइलैट्स वाला एक आर्कीपेलागो है which does not share its border with any country. Now it's time to see questions based on the bulletin. And first question is,
Consider the following statements. Fiji President Ratu William-Mavalili honored Indian Prime Minister Narendra Modi with the Companion of the Order. The multinational air exercise Tarang Shakti is being conducted in India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements. Nigeria is located on the west coast of Africa. Muhammad Yunus is the president of Bangladesh. Which of the above statement is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Autarky is often understood as economic self-reliance. Autarky is currently a popular concept among countries. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option A, only one. Question 2 is, consider the following statements regarding Mahila Samman Savings Certificate Scheme. It is a risk-free scheme dedicated to women in the age group of 18 to 45. The scheme offers the option to deposit a minimum of rupees 10,000 and a maximum of rupees 2 lakh. Choose the correct statements. Only one, only two, both one and two, neither one nor two, and the correct answer is option D, neither one nor two. 7th ऑफ अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनकी डेथ 7th ऑफ अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्ल्ड फेमस पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। ईयर 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला। इससे वे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीतने वाले फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे। ही इज द ओनली पोएट जिनके कॉम्पोजिशन से 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम्स बने हैं। इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 ऑफ जनवरी 1950 को जन गण मन को नेशनल एंथम के तौर पर अडॉप्ट किया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला करंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। उन्हें किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था, बट उन्होंने जलियांवाला बाग मैस्केयर के प्रोटेस्ट में नाइट या फिर सर का टाइटल रिटर्न कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन यूनिवर्सिटी। ईयर 2023 में वेस्ट बंगाल में लोकेटेड शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया। शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट रविंद्रनाथ टैगोर के अपने एक्सपीरियंसेस का ही रिजल्ट था। एक्चुअली अपने चाइल्डहुड में उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। स्कूल उन्हें सफोकेटिंग लगते थे। उनका यह बिलीव था कि स्कूल्स चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं। व्हेन ही ग्रू अप, वो एक ऐसा स्कूल सिस्टम डेवलप करना चाहते थे जहां बच्चे नेचर के साथ न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकें बट खुश भी रह सकें। इस पर्पस के लिए उन्होंने शांति निकेतन को कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक विलेज में एस्टेब्लिश किया था। अपने थॉट्स एंड यूनिक राइटिंग्स की वजह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वर्ल्ड के लिए इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज बन गए। ही बिकेम अ ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया एंड स्पेशली बंगाल। इस न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। क्वेश्चन वाज, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसलाज, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. How many of the above properties were included in 2023? Only one, only two, only three, or all four? And the correct answer is option B, only two. रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज इन बेवरेजेस विथ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सुक्रालोज ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स अमंग एशियन इंडियन एडल्ट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज, अ 12-week रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इस स्टडी का क्रक्स ये है कि हम इंडियंस जिस टेबल शुगर का यूज डेली बेसिस पर करते हैं, अगर उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज से रिप्लेस कर दिया जाए तो बॉडी के ग्लूकोज लेवल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि बॉडी वेट इंप्रूव होता है। देखिए, ये स्टडी WHO की एक वार्निंग के बाद आई है। इस वार्निंग में कहा गया है कि ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए शुगर की तरह जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में वार्न किया गया था।
इस मैटर पर मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुनना इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि ये स्टडी WHO की वार्निंग के काफी पहले से इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में स्वीटनर्स को शुगर के रिप्लेसमेंट के तौर पर नॉमिनली यूज किया जाता है, बट स्वीटनर्स के बारे में काफी मिथ्स हैं। इस स्टडी से क्लियर हुआ है कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। देखिए, शुगर हमारे फूड एंड ड्रिंक्स के टेस्ट को स्वीट बना देती है। केमिकली शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। इट इज नोन एज सैकराइड्स। दो तरह के सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स एंड डायसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को इंक्लूड किया जाता है। डायसैकराइड्स इंक्लूड सुक्रोज एंड लैक्टोज। शुगर कुछ फूड आइटम्स में नेचुरली प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंट शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं, वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली प्रेजेंट शुगर को लैक्टोज कहते हैं। नेचुरली अकरिंग शुगर से ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एडेड शुगर, जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान या फिर कुकिंग के दौरान ऐड की जाती है। फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का ऑप्शन होता है, बट डायबिटीज ना होने पर भी कुछ लोग नॉर्मली इंक्रीजिंग वेट को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। WHO ने इसके रिगार्डिंग एक वार्निंग इशू की थी, जिसे स्टडी में काउंटर किया गया है। राज्यसभा में डिबेट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। डेटा के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लास्ट डेकेड में 165% से ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 76.38 गीगावाट्स। ईयर 2024 में ये कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो गई है 203.1 गीगावाट्स। मोरओवर, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया 4th पोजीशन पर आ गया है। सोलर एंड विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है। विंड एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में इस समय 4th पोजीशन पर है एंड सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में इस समय 5th पोजीशन पर आता है। मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, रादर अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए एक नेसेसिटी बन गई है। रिसेंटली जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को भी गवर्नमेंट की 9 प्रायोरिटीज में इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को एलोकेट हुए फंड्स भी डबल हो गए हैं। बांग्लादेश एंड नाइजीरिया के बाद अब इंग्लैंड में भी मैसिव प्रोटेस्ट्स की रिपोर्ट आ रही है। इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स एंड मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट लोग सड़कों पर हैं। राइट विंग के लोग न सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं, बट स्ट्रीट्स पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। एक्चुअली इन राइट्स के आउटब्रेक के लिए 3 छोटी बच्चियों का मर्डर रिस्पॉन्सिबल है। साउथपोर्ट सिटी में एक डांस पार्टी के दौरान इन छोटी बच्चियों का मर्डर कर दिया गया था। इन मर्डर्स के अक्यूज्ड के पकड़े जाने से पहले सोशल मीडिया पर एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। इंग्लैंड में इसे एक र्यूमर ही बताया जा रहा है। बताया गया कि ये मर्डर्स ब्रिटेन में पॉलिटिकल असाइलम सीक करने वाले एक मुस्लिम मैन ने किए। सिंस देन रेफ्यूजीज एंड मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट पीपल हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। इस दौरान मॉस्क्स एंड रेफ्यूजी होटल्स को अटैक किया गया। लंदन में इंडियन हाई कमीशन ने इंग्लैंड जाने वाले इंडियन सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी भी इशू कर दी है। इंडिया से आने वाले टूरिस्ट्स को यूके में ट्रैवल करने के दौरान कॉशंस रखने और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए गए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इस वायलेंस को स्ट्रांगली कंडेम किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज पिंक टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर कर दें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाता और ये ना ही किसी दूसरे टाइप का टैक्स होता है। पिंक टैक्स उस एक्स्ट्रा प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है जो विमेन की वजह से किसी प्रोडक्ट के परचेजिंग के समय लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रोडक्ट्स परचेज करने पर विमेन को मेन से ज्यादा पे करना पड़ता है। ये प्राइस कंपनीज के जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यहां कंपैरिजन सिर्फ सिमिलर प्रोडक्ट्स का हो रहा है। यूएसए में ऐसे ऑलमोस्ट 800 प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि वुमेन के प्रोडक्ट्स मेन के कंपैरिजन में 13% ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी एक्सेप्ट किया है कि लंबे समय से पिंक टैक्स वुमेन पर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जबकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वुमेन की अर्निंग मेन से कम होती है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
हर साल इंडिया में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैंडलूम इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने एंड अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है। इंडिया इस साल नेशनल हैंडलूम डे का 10th एडिशन सेलिब्रेट कर रहा है। इस ओकेजन पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैंडलूम वीवर्स को सेंट कबीर अवार्ड एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। इस दिन को 1905 में स्टार्ट हुए स्वदेशी मूवमेंट को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड स्वदेशी के स्पिरिट को प्रमोट किया था। 2015 में गवर्नमेंट ने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डेजिग्नेट किया था। फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 7 अगस्त 2015 इन चेन्नई। इसे पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसर्चर्स ने इंडिया की पहली इंडिजिनस मिथेनोट्रॉफ मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजाई को अलग करके उसका वर्णन किया है, उसे डिस्क्राइब किया है। मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजाई एक बैक्टीरिया है जो वेटलैंड्स और राइस के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी डिस्टिंक्टिव ओवल एंड एलोंगेटेड शेप कुकुम्बर से रिजेंबल करती है। दैट्स वाई इस न्यू स्पीशीज को मिथेन ईटिंग कुकुम्बर भी नाम दिया गया है। मिथेनोट्रॉप्स नेचुरल मिथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स होते हैं जो मिथेन को ऑक्सीडाइज करके उसे अपना बायोमास बनाते हैं। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं। मोरओवर ये उन सभी एनवायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां मिथेन एंड ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DNRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की है। इसे लीप द्वारा DNRLM के कोलैबोरेशन में रन किया जाएगा। इसे सिस्टम डिजाइन की इंफॉर्मेशन के थ्रू इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एम सोसाइटल चैलेंजेस को टैकल करने के तरीके में रिवॉल्यूशन लाना और रूरल लीडर्स की नई जनरेशन को एम्पावर करना है, सो दैट अमंगस्ट कम्युनिटीज एंड अक्रॉस इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ग्लोबल एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्लोबल लेवल पर इस डिक्लाइन का लिंक जापानीज करेंसी येन से बताया जा रहा है। न्यूज में ये येन कैरी ट्रेड के नाम से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसके डिक्लाइन के कई रीजंस हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड येन कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग लो इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री से लोन लेते हैं एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंट्री में उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं। कैरी ट्रेड इज ऑफन डन विथ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉर मेनी ईयर्स जापान में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थे एंड येन की वैल्यू भी लो थी। देयरफॉर कई इन्वेस्टर्स ने जापान से मनी बोरो कर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया, बट जापान ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर इन ग्लोबल इक्वेशंस को चेंज कर दिया और इसका इम्पैक्ट अब हर जगह विजिबल है। अमिड चेंजिंग ग्लोबल इक्वेशंस हमास ने अपना चीफ चूज कर लिया है। गाजा के लीडर याह्या सिनवार को हमास का चीफ अपॉइंट किया गया है। यह अनाउंसमेंट 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिये के असैसिनेशन के बाद की गई। 2017 में याह्या सिनवार को गाजा में हमास का लीडर चुना गया था। उन्होंने इससे पहले अल मज्द सिक्योरिटी apparatus को लीड किया था। सिनवार को ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। दिस अटैक इज द डेडलीस्ट अटैक इन इजराइल्स हिस्ट्री। यूएसए के इंटरनेशनल टेररिस्ट की ब्लैकलिस्ट में भी वो इंक्लूडेड है। पेरिस ओलंपिक्स से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए विनेश फोगाट ने रेसलिंग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था और सभी इंडियंस की होप्स को रेज कर दिया था। बट अब विनेश फोगाट को वुमेन्स की 50 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक्चुअली फाइनल से पहले उनका वेट जो सेट स्टैंडर्ड है उससे स्लाइटली ज़्यादा था, जो ओलंपिक्स रूल्स के अगेंस्ट है। इसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। नाउ इंटरनेशनल रेसलिंग रूल्स के आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग वो रेसलर जो विनेश फोगाट से सेमीफाइनल्स में हार गई थी, अब उन्हें फाइनल्स में एंट्री दे दी जाएगी। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. National Handloom Day is celebrated on 7th of August. This day is celebrated in memory of Champaran Satyagraha, which was started against indigo cultivation. Choose the correct statements. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in year 1913 for Gora. He became the first non-European Nobel Prize winner in literature. Choose the correct statements.
Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Fiji President Ratu William-Mavalili honored Indian Prime Minister Narendra Modi with the Companion of the Order. The multinational air exercise Tarang Shakti is being conducted in India. Choose the correct statements. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option B, only 2. And the second question was, consider the following statements. Nigeria is located on the west coast of Africa. Muhammad Yunus is the president of Bangladesh. Which of the above statement is or are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option A, only 1. छत्तीसगढ़ ने इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। इसका प्रोसीजर काफी लंबे समय से चल रहा था, बट रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स के बाद ये काम रैपिडली किया गया। सबसे पहले 2023 में एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इनकी संख्या 2014 में 46 थी, बट 2022 में ये डिक्रीज होकर 17 हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी इस डिक्रीज को हाईलाइट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश में टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने टाइगर्स की डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एक पीआईएल भी फाइल की थी। साथ ही एनटीसीए एंड यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद भी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को स्टेट द्वारा अप्रूवल न मिलने पर ऑब्जेक्शन भी एक्सप्रेस किया गया था। इन सब के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला सैंक्चुअरी को मर्ज किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। इससे स्टेट में इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। इट इज नोटवर्दी कि गुरु घासीदास एरिया वाइज कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा। इंडिया में एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री इज मानस टाइगर रिजर्व इन असम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38V के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ही एनटीसीए की रिकमेंडेशंस पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38W में दो प्रोविजंस हैं। 38W1 के अकॉर्डिंग टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ये चेंज सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस पर एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल पर ही किया जा सकता है। वहीं 38W2 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकती। ये डी नोटिफिकेशन केवल पब्लिक इंटरेस्ट में एनटीसीए एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल से ही किया जा सकता है। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद फाइनली बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। जैसा रिपोर्ट किया जा रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसके चीफ एडवाइजर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बने हैं। इस न्यूली फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट के टेन्योर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट बांग्लादेश आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में बहुत जल्दी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। मोहम्मद यूनुस फ्रांस से बांग्लादेश आ गए हैं। करंटली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 3 सेक्शंस हैं। वन सेक्शन इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना को, जो 15 ईयर्स से पावर में थी, उन्हें न सिर्फ रिजाइन करना पड़ा बट देश भी छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ है आर्मी और थर्ड है करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन तीनों के कंसेंट के बाद मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया है। स्टूडेंट्स का ग्रुप बांग्लादेश में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रो इंडिया कंसिडर किया जाता है। सेफ प्लेस के लिए इंडिया आई शेख हसीना ने इस बिलीफ को सही भी प्रूव कर दिया है। अब बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह ही एंटी इंडिया विंड्स ब्लो करेंगी। मालदीव में जब मोहम्मद मोइजू पावर में आए थे तो वहां भी भारत के खिलाफ काफी माहौल बना था। उस टाइम भी इंडिया ने अपना रेस्पॉन्स रिस्ट्रेंड ही रखा था। बांग्लादेश के केस में भी इंडिया को सिमिलर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। इंडिया के अलावा बांग्लादेश म्यांमार के साथ काफी छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है। ये एक चैलेंज भी है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी। इंडिया को भी बांग्लादेश में करंट सिचुएशन के सेटल डाउन होने तक वेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के लिए डायलॉग को भी ओपन रखना चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश में इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस नॉर्मल हो गए, बांग्लादेश के साथ भी आने वाले समय में ऐसा ही होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने कॉन्जिक्यूटिवली 9th टाइम रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया। द रेपो रेट हैज बीन केप्ट एट 6.5%। रेपो रेट का मतलब है उस रेट से जिस पर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज के एवज में या सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, वेयरएज बैंक रेट में आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से लो होता है। इन दोनों ही रेट्स का पर्पस मार्केट से कैश फ्लो को रिड्यूस करना एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। रेपो रेट में चेंज ना होने की वजह से इससे जुड़े सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, लोन सीकर्स की ईएमआई इंक्रीज नहीं होगी। यू शुड नो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीसी को फॉर्म करती है। सितंबर 2016 में फर्स्ट एमपीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस 6 मेंबर कमेटी में 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं। रिमेनिंग 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस कंट्री के इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करना है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में 8th ऑफ अगस्त की डेट एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। इनफैक्ट 8th ऑफ अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर प्रेजेंट किया गया था। एक्चुअली बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग की। एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने इंडियंस से बिना कंसल्ट किए इंडिया को जर्मनी के अगेंस्ट नेशन एट वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस पर प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करते हुए कांग्रेस ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। कांग्रेस ने इंडिया को वॉर में पुश करने के डिसीजन को यूनिलैटरल डिसीजन बताया था और इसके बाद कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ करंटली झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है। इस सेशन को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चेयर किया था। कांग्रेस अपनी कंडीशंस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहती थी। कंडीशन थी सेंटर में एक इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, वो भी तुरंत। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर लंबे समय तक वॉर में इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए तो इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का कोऑपरेशन नेसेसरी था। ड्यू टू दिस लिनलिथगो ने यह प्रपोजल दिया जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। कांग्रेस ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अगस्त ऑफर में वायसराय के एग्जीक्यूटिव की संख्या में इंक्रीज करना, वॉर एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वॉर के बाद रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया जैसे प्रोविजंस शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त तक कांग्रेस सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से सेटिस्फाई न होकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी। आइए देखते हैं व्हाट इज टुडेज टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज मॉलिम। मॉलिम एक नेविगेटर था। यह इंडियन मर्चेंट शिप्स पर एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठता था। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो स्टार्स एंड सन की पोजीशन को फाइंड आउट करता था। इसके थ्रू ये डायरेक्शन बताता था सो दैट शिप्स कुड मूव इन द राइट डायरेक्शन। चलिए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग मेजर इंडियन सिटीज में ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन राइज हो रहा है। स्टडी की गई सभी 10 सिटीज ने स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा पॉल्यूशन लेवल शो किया। इसमें पर्टिकुलरली दिल्ली इज द मोस्ट अफेक्टेड। ग्राउंड लेवल ओजोन एक कलरलेस गैस है जो अर्थ की सरफेस के ठीक ऊपर फॉर्म होती है। इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है बिकॉज जब 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर में रिएक्ट करते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। ये 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके ह्यूमन हेल्थ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा एंड लंग डिजीजेस से सफर कर रहे चिल्ड्रन एंड द एल्डरली में सीरियस रिस्क पैदा करना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 ऑफ अगस्त को EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च कर सकता है। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से लॉन्च किया जाएगा। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन प्रिपेयर करना एंड पेलोड इक्विपमेंट बिल्ड करना है। साथ ही फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए रिक्वायर्ड न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है। यह अपने साथ 3 पेलोड्स लेकर जाएगा। द फर्स्ट पेलोड इज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, दैट इज IOIR। The second one is Global Navigation Satellite System Reflector GNSSR and the third payload is named SIC-UV dosimeter। IOIR पेलोड लॉन्ग एंड मीडियम इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में डे एंड नाइट दोनों समय इमेज ले सकता है।
GNSSR पेलोड सी सरफेस विंड को एनालाइज करने, सॉइल मॉइस्चर को असेस करने एंड फ्लड्स को डिटेक्ट करने का काम करेगा। वहीं SIC UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मॉनिटर करेगा। पेरिस ओलंपिक्स के रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। हाउएवर, विनेश ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील की है। उन्होंने अपनी अपील में ज्वाइंट सिल्वर मेडल की डिमांड की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CAS। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS को प्लेयर्स द्वारा फेस की जा रही लीगल प्रॉब्लम से डील करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। CAS से रिलेटेड रूल्स की कंफर्मेशन 1983 में हुई थी, जिन्हें 1984 में इंप्लीमेंट किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इश्यूज को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केसेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ डोपिंग सैंक्शंस, कंप्लायंस और कैंसिलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ICAS CAS की सुप्रीम बॉडी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने QCI सुराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। इसका एम उन स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड करना है जिन्होंने क्वालिटी और इनोवेशन में एक्सीलेंस अचीव की है। इस फ्रेमवर्क को 4 पिलर्स में कैटेगराइज किया गया है: एडुकेशन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड गवर्नेंस। करंटली अगस्त की रैंकिंग एडुकेशन, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस्ड है। गुड गवर्नेंस को फ्यूचर एडिशंस में इंक्लूड किया जाएगा। एडुकेशन रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हेल्थ कैटेगरी में छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला एटसेट्रा आयुष्मान आरोग्य योजना में फुल सर्टिफिकेशन के साथ सबसे आगे हैं, वाइल तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ने मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉस्पेरिटी कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान आर एट द टॉप। इंडिया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 होस्ट करने जा रहा है। इसे 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 years सिंस द ईयर 2000। ये असेंबली ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव्स के शामिल होने की उम्मीद है। इस इवेंट से पहले 14 अक्टूबर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिंपोजियम को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. The largest tiger reserve in the country in terms of area is Nagarjun Sagar Sri Shailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh. The tiger reserve is notified by the state government. The state government has the full power to denotify the tiger reserve. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1 and 2 and 3. Second question is, among the following, who introduced the August offer? Lord Dalhousie, Lord Linlithgow, Lord Irwin, or Lord Mountbatten? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. National Handloom Day is celebrated on 7th of August. This day is celebrated in memory of Champaran Satyagraha, which was started against indigo cultivation. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option A, only 1. Second question was, consider the following statements. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913 for Gora. He became the first non-European Nobel Prize winner in literature. Choose the correct statement. Only 1, only 2, 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option B, only 2. All over the world 9th of August को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेट किया जाता है और इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे कहते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस दुनिया भर के इंडिजिनस पॉपुलेशन के राइट्स को प्रमोट करना है। इस दिन के जरिए उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर किया जाता है। 2024 के लिए इस डे की थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। इस ईयर की थीम का मेन फोकस अराउंड द वर्ल्ड सेटल्ड ऑलमोस्ट 200 ऐसे इंडिजिनस पॉपुलेशन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने पर है जो अपनी इच्छा से आइसोलेशन में रहना चूज करते हैं और मेन स्ट्रीम में रह रहे लोगों के साथ नॉमिनल कॉन्टैक्ट में हैं। ऐसी ट्राइब्स इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी रिसाइड करती हैं।
ये लोग बाकी की दुनिया से आइसोलेट होकर हंटिंग एंड फॉरेस्ट की रिसोर्सेज पर सर्वाइव करते हैं। ये कम्युनिटीज डेलिबरेटली खुद को मेन स्ट्रीम से अलग रखती हैं। इन कम्युनिटीज के पास आइसोलेट होने की अपने वजहें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अपनी ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वहीं कुछ अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लोगों से सोशलाइज करना अवॉइड करते हैं। इन कम्युनिटीज को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे आइसोलेशन के चलते इन कम्युनिटीज का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ड्यू टू विच अगर ये आउटसाइडर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इन्हें कॉमन डिजीजेस भी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड माइनिंग के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर भी कर रहा है। ये फॉरेस्ट सिर्फ इन कम्युनिटीज का हैबिटेट नहीं है, इनकी पूरी लाइफ इन्हीं फॉरेस्ट्स पर डिपेंडेंट है। इन कम्युनिटीज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कोबाल्ट, लिथियम एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूएन के अकॉर्डिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का अराउंड 6.2% है, वहीं वर्ल्ड के पुअरेस्ट पीपल में इनका शेयर क्लोज टू 15% है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में ट्राइब्स का शेयर अराउंड 8.9% है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। इंडिया में बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर 15th ऑफ नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्ट्री में कुछ डेट्स सिर्फ सिंबल्स नहीं होती, रादर कुछ डेट्स तो स्टोरी एक पर्पस को सिंबलाइज करती हैं। 9th ऑफ अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की डेट भी एक ऐसी डेट है जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नया टर्न ला दिया था। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा था, आपको पता है। इसका एम इंडिया को एक तरह का लिमिटेड सेल्फ रूल देना था, बट इस प्रपोजल को इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ। 8 ऑफ अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एनुअल मीटिंग बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। अब इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। इस मीटिंग में महात्मा गांधी ने डू और डाई का हिस्टोरिकल स्लोगन दिया था, जो इस मूवमेंट का मेन मोटो बन गया था। इसके बाद 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का स्लोगन दिया, जो कि जल्द ही पूरी कंट्री में रिजोनेट कर गया। डिस्पाइट दीज अरेस्ट, मूवमेंट रुकने के बजाय इंटेंसिफाई हो गया। पीपल कंटिन्यूड द फ्रीडम स्ट्रगल एट देयर ओन लेवल। और इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि पूरे इंडिया में इस मूवमेंट ने खुद से ही एक स्पॉन्टेनियस फॉर्म ले लिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड मद्रास में इसका स्पेशल इफेक्ट देखा गया। इस मूवमेंट के दौरान कुछ एरियाज में पैरेलल गवर्नमेंट्स भी स्टैब्लिश हुई थी, जैसे कि बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक वेस्ट बंगाल एंड सतारा महाराष्ट्र। इन प्लेसेस पर लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स स्टैब्लिश किए, जो ब्रिटिश रूल के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ। ऑल्दो गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ने इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखने की भरपूर कोशिश की, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हार्श एक्शन एंड लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन के चलते कई प्लेसेस पर वायलेंस भी हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक डिसाइसिव रोल प्ले किया, जिसने अल्टीमेटली 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस का रास्ता आगे बढ़ाया। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स का दूसरा नाम है। चाइना इस रीजन में कई कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी में एक बड़ा गैस फील्ड डिस्कवर किया है, जिसके एस्टिमेटेड रिजर्व्स 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा हैं। इस गैस फील्ड को लिंगशुई 36-1 के नाम से जाना जाता है एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज शैलो गैस फील्ड, अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड है, जो डीप वाटर्स में लोकेटेड है। देखिए, ये डिस्कवरी एक ऐसे टाइम पर हुई है जब साउथ चाइना सी में कई कंट्रीज के बीच ऑलरेडी टेंशंस चल रही हैं। चाइना के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड ताइवान भी इस रीजन को क्लेम करते हैं। ये डिस्कवरी इन डिस्प्यूट्स को फर्दर इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज ये एरिया सिर्फ ऑयल एंड गैस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रेड रूट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना करंटली वर्ल्ड का लीडिंग नेचुरल गैस इंपोर्टर है। इस तरह के रिजर्व्स की डिस्कवरी उसकी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगी, बट इस रीजन में ऑयल एंड गैस के डेवलपमेंट पर दूसरी कंट्रीज के क्लेम के चलते डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं।
अर्लियर इन द ईयर 2014 ऑल्सो चाइना द्वारा इस रीजन में पार्सल आइलैंड के नज़दीक कुछ ऑयल ऑपरेशंस स्टार्ट किए गए थे, जिसकी वजह से वियतनाम में काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए थे। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स के सेंटर में है 9 डैश लाइन। ये एक कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है जिसे चाइना साउथ चाइना सी में अपना क्लेम प्रेजेंट करने के लिए यूज करता है, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सी में 9 सेक्शंस के फॉर्म में ड्रॉ की गई है और इसके अंदर के अराउंड 90% एरिया पर चाइना अपनी अथॉरिटी बताता है। इस रीजन में दूसरी कंट्रीज जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड ताइवान भी अपने क्लेम्स करते हैं। जापान के सदर्न आइलैंड क्यूशू में 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इसकी वजह से कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है, बट जापान ने नियर फ्यूचर में एक मेजर अर्थक्वेक की वार्निंग इशू कर दी है। जापान ने क्लैरिफाई किया कि ये वार्निंग लोगों को अलर्ट करने के लिए इशू किया गया है। ये नेसेसरी नहीं है कि कोई मेजर अर्थक्वेक आएगा ही, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जापान अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज के लिए एक प्रोन कंट्री है। इसकी वल्नरेबिलिटी इस बात से पता चलती है कि ये कंट्री स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स की बर्थ प्लेस है। स्टडी ऑफ सुनामी भी इसी कंट्री से स्टार्ट हुई है। हर साल अराउंड 1500 ऐसे अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं विच आर फेल्ट बाय द पीपल। एक्चुअली अर्थक्वेक्स में टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ यू सी द लोकेशन ऑफ जापान ऑन द मैप, देन आपको पता चलेगा कि ये कंट्री 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर लोकेटेड है। देयरफॉर जापान वर्ल्ड की उन कंट्रीज में शामिल है जहां कोई ना कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा जापान पैसिफिक ओशन में फॉर्म होने वाली रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज में से 80% रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। यू शुड नो कि जापान पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक एशियन कंट्री है। जापान एक आइलैंड कंट्री है। 4 मेजर एंड कई स्मॉल आइलैंड से मिलकर जापान बना है। 4 मेजर आइलैंड्स का नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऑर्डर इस तरह है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होन्शु इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके बाद होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोकू आते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो एंड जापान का हाईएस्ट माउंटेन माउंट फुजी होन्शु आइलैंड पर ही लोकेटेड है। Now it's time for the term of the day, and today's term of the day is doom loop. डूम लूप टर्म का यूज इकोनॉमिक सेक्टर में होता है। डूम लूप का मतलब यह होता है कि एक नेगेटिव कंडीशन दूसरी नेगेटिव कंडीशन को बर्थ देती है, which creates a third negative condition. This creates a loop of negative condition. For example, banks sovereign bonds hold करती हैं and government guarantees these banks. बैंक के डूबने पर गवर्नमेंट को रिस्क होता है एंड अगर गवर्नमेंट वीक हो जाती है देन बैंक्स आर एट रिस्क ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन सॉवरेन बॉन्ड्स। इस तरह एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है विच इज कॉल्ड अ डूम लूप। फॉर एग्जाम्पल, पोवर्टी की वजह से लोग एजुकेशन एंड हेल्थ जैसी फैसिलिटीज पर स्पेंड नहीं कर पाते। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कमिंग जनरेशन को भी सिर्फ लो वेज जॉब्स मिल पाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस फैमिली को लो इनकम पर सर्वाइव करना पड़ता है। इस तरह फैमिली लो इनकम के एक ऐसे साइकिल में ट्रैप हो जाती है जो लगातार चलते रहता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर या डिसीजन को अब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किशोर चंद्र छगनलाल राठौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डीलिमिटेशन कमीशन का कोई ऑर्डर आर्बिट्रेरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में नहीं है तो उन ऑर्डर्स को रिव्यू किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीलिमिटेशन एंड इट्स कमीशन। डीलिमिटेशन सेंसस के आधार पर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने का प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है कि हर सीट पर नंबर ऑफ वोटर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऐसे सिस्टम्स की बात करता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन। इसे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया में 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया: 1952, 1963, 1973 एंड 2002। नागालैंड ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। ऐसा करने वाला वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए एक MOU साइन किया है। इस अग्रीमेंट को इमीडिएट इफेक्ट से 3 इयर्स के पीरियड के लिए इंप्लीमेंट किया गया है।
ये एग्रीमेंट स्टेट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में एंड डिजास्टर की वजह से होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को 2018 में प्रपोज किया गया था। इस प्रोजेक्ट में गोदावरी की ट्रिब्यूटरी वेनगंगा के पानी को बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में वेनगंगा प्रोजेक्ट तक पहुंचाने और इसे तापी रिवर की सब ट्रिब्यूटरी नलगंगा से लिंक करने का प्लान है। इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से इस रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 15 टाउन्स में अराउंड 3.75 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट किया जा सकेगा। इसके लिए 426.52 किलोमीटर लॉन्ग लिंक कनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 8th ऑफ अगस्त की इवनिंग एंड 9th ऑफ अगस्त की मॉर्निंग स्पोर्ट्स की नज़र से इंडिया के लिए काफ़ी स्पेशल रहा। इस दिन इंडिया ने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने मेडल जीता है। इस बार इंडियन टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर मेडल जीता। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने जर्मनी को हराकर मेडल जीता था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा, देन उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर्स का थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये उनके करियर का सेकंड बेस्ट थ्रो था। इसी के साथ नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार एंड पीवी सिंधु के अलावा 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले थर्ड प्लेयर बन गए हैं। नीरज ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 2 मेडल्स जीतने वाले 5th एथलीट भी बन गए हैं। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस बार के ओलंपिक्स में रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने बीजिंग 2008 में नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्सन द्वारा बनाए गए 90.57 मीटर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स का थ्रो किया और इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इंडिया में 8th इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर का इनॉग्रेशन किया गया। इस ओकेजन पर पीयूष गोयल ने फुटवेयर इंडस्ट्री से 2030 तक $50 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट सेट करने के लिए कहा। इनफैक्ट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा फुटवेयर सेक्टर जीडीपी में अराउंड 2% का कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं फुटवेयर सेक्टर अराउंड 40% वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी देता है एंड इससे एसोसिएटेड अराउंड 90 to 95% मैन्युफैक्चरर्स एमएसएमई इंडस्ट्री से आते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल को लेकर जल्दी ही डिसीजन आ सकता है। हाउएवर एक अच्छी न्यूज ये है कि इंडिया के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल एंड किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे विनेश फोगाट का केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में फाइट करेंगे। इससे पहले हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया के बिहाफ पर कुलभूषण जाधव का केस भी फाइट किया था। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. The slogan "Do or Die" is associated with the Quit India movement. Congress launched the Quit India movement after the Cripps proposal failed. Chose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, neither one nor two, both one and two. Second question is, famous athlete Neeraj Chopra is associated with which sport? Javelin throw, golf, shooting or table tennis? Now let's jump onto the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. The largest tiger reserve in the country in terms of area is Nagarjun Sagar Sri Shailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh. The tiger reserve is notified by the state government. The state government has the full power to denotify the tiger reserve. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. And the correct answer is option A, only 1 and 2. Second question was, among the following, who introduced the August offer? Lord Dalhousie, Lord Linlithgow, Lord Irwin or Lord Mountbatten? And the correct answer is option B, Lord Linlithgow.